हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज जीके ट्रिक। आइए मॉक टेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस कर लेते हैं 15th मॉक टेस्ट को। यहाँ पर ये जो मॉक टेस्ट हैं ये सभी एसएससी सीजीएल को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल में 25 जीएस के क्वेश्चन आते हैं जिनको हम मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और जनरल स्टडीज़। अभी तक हमने जितने भी मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं उन सभी को हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको एनालाइज करने के बाद ही बनाया है। किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो रहा है, उनको ध्यान में रखकर ये पूरे मॉक टेस्ट बनाए गए हैं। तो हर मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस तरह से एसएससी सीजीएल में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट और देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्माइल कर्व की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्माइल कर्व? ए. कंपनी के लाभ बढ़ने पर श्रमिकों के वेतन में परिवर्तन, चेंज इन द वेजेस ऑफ द वर्कर विद द इंक्रीज इन द कंपनीज प्रॉफिट। बी. कीमतों में कमी के साथ उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि, इंक्रीज इन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन विथ डिक्रीज इन द प्राइसेस। सी. मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों में मूल्य संवर्धन के स्तर में परिवर्तन, चेंज इन द लेवल ऑफ वैल्यू एडिशन एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वैल्यू चेन। डी. उत्पादों की मांग बढ़ने पर कंपनी के लाभ में वृद्धि, इंक्रीज इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी विद द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। स्माइल कर्व की अवधारणा स्टैन शी द्वारा दी गई थी। इसके अनुसार वैल्यू चेन के शुरुआती चरण जैसे कि रिसर्च, डेवलपमेंट, डिजाइन और अंतिम चरण जैसे कि ब्रांडिंग, मार्केटिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज में सबसे अधिक वैल्यू एडिशन होता है और लाभ होता है, जबकि बीच के चरण जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इन चरणों में कम वैल्यू एडिशन होता है। इसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनता है उसका शेप स्माइल जैसा होता है, इसलिए इसको स्माइल कर्व कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, चेंज इन द लेवल ऑफ वैल्यू एडिशन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वैल्यू चेन। स्माइल कर्व बेसिकली ये दर्शाता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Consider the following statements regarding the fundamental rights in the Indian Constitution. First, संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण सिविल तथा आपराधिक दोनों मामलों में लागू होता है। Protection against arrest under Article 22 of the Constitution is applicable both in civil and criminal cases. Second, अनुच्छेद 19 का अधिकार कंपनियों एवं निगमों को उपलब्ध है, जबकि अनुच्छेद 20 का अधिकार कंपनियों एवं निगमों को उपलब्ध नहीं है। Article 19 is available to the companies and corporations, but Article 20 is not available to the companies and corporations. यहाँ पर हमको सही स्टेटमेंट देखना है। पहला स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग जो अरेस्ट और डिटेशन के लिए सुरक्षा प्रदान की गई है वो सिर्फ क्रिमिनल मामलों पर लागू होती है, ना कि सिविल अरेस्ट में, इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 2 भी गलत है क्योंकि आर्टिकल 19 के जो अधिकार हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, कंपनी और कॉर्पोरेशन को नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉट 2, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। आंसर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए: रोमानिया, ग्रीस, रशिया, पोलैंड, यूक्रेन, टर्की। उपरोक्त में से कौन से देश काला सागर की सीमा से लगे हुए हैं? विच ऑफ द अबव मेंशन्ड कंट्रीज शेयर अ बाउंड्री विथ ब्लैक सी? तो यहाँ पर हमको उन कंट्रीज़ को सेलेक्ट करना है जिनकी बाउंड्री ब्लैक सी से लगती है। ब्लैक सी की सीमा कुल मिलाकर 6 देशों से लगती है: रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया और टर्की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है डी, 1, 3, 5 एंड 6। रोमानिया, रशिया, यूक्रेन, टर्की, इन कंट्रीज से ब्लैक सी की बाउंड्री लगती है। नेक्स्ट, विदिशा का यह पत्थर का स्तंभ तक्षशिला से आए एक यूनानी राजदूत द्वारा बनवाया गया था। यह भारत के प्रारंभिक वैष्णव स्तंभों में से एक है। यह स्तंभ कौन सा है? दिस स्टोन पिलर इन विदिशा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय अ ग्रीक एम्बेसडर फ्रॉम तक्षशिला। द पिलर इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ अ वैष्णवाइट पिलर्स इन इंडिया। द पिलर इज तोपरा स्तंभ, सारनाथ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ, रुम्मनदेई स्तंभ। विदिशा के इस पिलर का नाम है गरुड़ पिलर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, गरुड़ स्तंभ। इस स्तंभ को हेलियोडोरस पिलर के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। इसका कंस्ट्रक्शन कराया था हेलियोडोरस ने,
जो कि तक्षशिला से आए इंडो ग्रीक राजा एंटियल दास के राजपूत थे। ये स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है और भारत में वैष्णव धर्म के सबसे प्राचीन अभिलेख प्रमाणों में से एक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन रिसीविंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025? UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत की 15th रैंक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव करने में। राइट आंसर हो जाएगा सी, 15th। भारत ने 2024 में $28 बिलियन FDI प्राप्त किया। FDI प्राप्त करने में अमेरिका प्रथम स्थान पर है। ये रिपोर्ट 25 की है मगर डेटा यहाँ पर 24 का लिया गया था। और ये रिपोर्ट जारी करता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD। नेक्स्ट, भारत में उपनिवेशक शासन के दौरान कृषक आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द एग्रेरियन मूवमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। फर्स्ट, 1855-56 का संताल विद्रोह बंगाल सरकार के विरुद्ध एक अहिंसक आंदोलन था। द संताल रेबेलियन ऑफ 1855-56 was a non-violent movement against the government in Bengal. सेकेंड, महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा आंदोलन ब्रिटिश द्वारा अन्यायपूर्ण भूमि राजस्व वसूली के विरुद्ध था। द खेड़ा मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी वॉज अगेंस्ट द अनजस्ट लैंड रेवेन्यू कलेक्शन बाय द ब्रिटिश। तो यहाँ पर हमको सही स्टेटमेंट चुनना है। आइए एक एक करके स्टेटमेंट को देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि संथाल रेबेलियन जो कि 1855-56 में हुआ था उसका नेतृत्व सिद्धू और कन्हू मुर्मू ने किया था और ये एक वायलेंट विद्रोह था, यानी कि अहिंसक नहीं था बल्कि हिंसक था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट सही है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। इस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे। ये सत्याग्रह इसलिए किया गया था क्योंकि ब्रिटिश सरकार खराब फसल होने के बावजूद लैंड रेवेन्यू वसूल रही थी। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा बी, ओनली 2। नेक्स्ट, प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो संगीत प्रशिक्षण संस्थान था 1901 में विष्णु दिवंगर पुरस्कार द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? द फर्स्ट गांधर्व महाविद्यालय अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वॉज सेट अप इन 1901 बाय विष्णु दिवंकर पुरस्कार इन दिल्ली, ग्वालियर, उज्जैन, लाहौर। पंडित विष्णु दिबांगर पुरस्कार ने 1901 में लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। राइट आंसर डी, लाहौर। इस संस्थान का उद्देश्य था भारतीय शास्त्रीय संगीत को घरानों की सीमाओं से बाहर निकालना और आम जनता तक पहुंचाना और संगीत की व्यवस्थित शिक्षा देना। लाहौर के बाद इसके केंद्र दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में भी स्थापित हुए। सबसे पहला केंद्र लखनऊ में विष्णु दिबांकर पुरस्कार ने खोला था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ये मॉक टेस्ट यूजफुल लग रहे हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स एग्जाम से पहले आपको हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट में ही आपको पता चलता है कि आपके वीक एरियाज़ क्या हैं, किस तरह से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है, कौन से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है। रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाने की आदत जरूर डालें। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी हमने 50 नए मॉक टेस्ट तैयार करे हैं जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर हैं, सेक्शनल टाइमिंग के साथ। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस चारों ही सब्जेक्ट के लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इस मॉक टेस्ट को भी आप देख सकते हैं जहाँ पर आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपको रियल एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इन मॉक टेस्ट को क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट, निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बॉन्ड, हेज फंड, स्टॉक, वेंचर कैपिटल। इनमें से कितनों को ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में माना जा सकता है? ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012 के तहत डिफाइन किया गया है। इसके अकॉर्डिंग हेज फंड और वेंचर कैपिटल ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 4। हेज फंड और वेंचर कैपिटल ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंतर्गत आते हैं। स्टॉक और बॉन्ड पूरी तरह से पारंपरिक निवेश यानी कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के साधन है, इसलिए ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के तहत नहीं आते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः मौसम का तत्व नहीं माना जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड अ वेदर एलिमेंट? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल पीएच, विंड।
वेदर एलिमेंट वो फैक्टर होते हैं जो किसी स्थान या लोकेशन के वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर की स्थिति को दर्शाते हैं। इसमें तापमान, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और क्लाउड कवर शामिल होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सॉइल पीएच, ये इसके अंदर शामिल नहीं होता। तो राइट आंसर सी, सॉइल पीएच। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कॉम्प्लेक्स को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है? एंटीना कॉम्प्लेक्स, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम कॉम्प्लेक्स, स्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स को ही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। राइट आंसर ए, एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स फोटो सिस्टम का पार्ट होता है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये स्थित होता है। इसको काम होता है सन की लाइट को एब्जॉर्ब करना और उस लाइट एनर्जी को ट्रांसफ़र करना। ये लाइट एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है रिएक्शन सेंटर में, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है इस कॉम्प्लेक्स का। क्या नाम है? एंटीना कॉम्प्लेक्स, जिसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, और ये स्थित होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट, नमो दीदी योजना के तहत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण में किस राज्य ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? विच स्टेट हैज टॉप्ड इन ड्रोन पायलट ट्रेनिंग अंडर द नमो ड्रोन दीदी योजना? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। कर्नाटका ने नमो दीदी ड्रोन योजना के तहत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण में टॉप पोजीशन हासिल की। राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटका। कर्नाटका ने 145 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को ड्रोन पायलट ट्रेनिंग दी। इसके बाद उत्तर प्रदेश ने 128 और आंध्र प्रदेश ने 108। नमो ड्रोन दीदी योजना इंडियन गवर्नमेंट की एक पहल है। यहाँ पर महिला और सेल्फ हेल्प ग्रुप को बेसिकली कृषि उद्देश्य के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रदान की जाती है। यहाँ पर 15 दिन के अंदर महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और उसका तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ साथ सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत टॉप किया है कर्नाटका ने। नेक्स्ट, सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे क्यों हो जाता है? ए, प्रकाश के कारण सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में उद्घटन होने से, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। बी, सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर ऑक्साइड में विस्थापन होने से, ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर ऑक्साइड्स। सी, रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण, ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन। डी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सिल्वर के जंग लगने से, ड्यू टू रस्टिंग ऑफ सिल्वर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है वाइट से ग्रे हो जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में बिकॉज ऑफ द लाइट। जैसे ही लाइट पड़ती है सिल्वर क्लोराइड पर, वो सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाते हैं, जिसके बाद उसका कलर ग्रे हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ए। इस रिएक्शन को फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग किया जाता है? आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन makes use of silver iodide and potassium iodide, silver nitrate and potassium iodide, silver iodide and potassium nitrate, silver nitrate and potassium chloride. आर्टिफिशियल रेनफॉल या क्लाउड सीडिंग एक तकनीक है जिससे आर्टिफिशियल रेन पॉसिबल हो पाती है। इसके अंदर सबसे अधिक उपयोग होता है सिल्वर आयोडाइड का और पोटेशियम आयोडाइड का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। आर्टिफिशियल रेन के जरिए एयर पोल्यूशन कम कर सकते हैं, ड्राई एरियाज में वर्षा करवा सकते हैं और जल संसाधन में सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट, 9वें प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 9th प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड? डॉक्टर PV सत्यनारायण, डॉक्टर P प्रवीण राव, डॉक्टर CH श्रीनिवास राव, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव, जो ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं और वाइस चांसलर हैं, उनको 9th प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर CH श्रीनिवास राव। उन्हें यह सम्मान क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और सस्टेनेबल ड्राईलैंड फार्मिंग के क्षेत्र में काम करने के लिए, योगदान करने के लिए दिया गया है। ये पुरस्कार रिटायर्ड ICAR एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन द्वारा निजी विडू सीड्स लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया गया है। ये भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की स्मृति में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, पद्मश्री से सम्मानित भगवान दास रेगवार
का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? क्लासिकल म्यूजिक, साहित्य, बुंदेली मार्शल आर्ट, समाजशास्त्र। भगवान दास रायकवार बुंदेलखंड की पारंपरिक बुंदेली मार्शल आर्ट के प्रदेश संरक्षक और प्रेरक थे। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, बुंदेली मार्शल आर्ट्स। उनको 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, स्वाभिमान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? पेरियार ईवी स्वामी नाइकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भास्कर राव जाधव, दिनकर राव जवालकर। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत 1925 में पेरियार ईवी स्वामी नाइकर द्वारा तमिलनाडु में की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, पेरियार ईवी स्वामी नाइकर। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था जाति व्यवस्था, ब्राह्मणवादी प्रभुता, सामाजिक भेदभाव और लैंगिक असमानता का विरोध करना। पेरियार ने रैशनलिज्म, सेल्फ रिस्पेक्ट, वुमेन्स राइट और सोशल इक्वालिटी पर विशेष जोर दिया और इस आंदोलन को बाद में हम देखते हैं और बाद में ये आंदोलन द्रविडियन मूवमेंट का आधार भी बनता है। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के नए चेयरमैन के रूप में जनवरी 2025 में किसे नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इसरो इन जनवरी 2025? एस सोमनाथ, डॉक्टर वी नारायणन, के शिवन, AS किरण कुमार। डॉक्टर वी नारायणन को जनवरी 2025 में इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। साथ साथ स्पेस कमीशन का चेयरमैन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी के रूप में भी उन्हें नियुक्त किया गया। उन्होंने 14 जनवरी 2025 को एस सोमनाथ का स्थान लिया। तो यहाँ पर राइट आंसर है बी, डॉक्टर वी नारायणन। नेक्स्ट, हिमालय समानांतर वलित पर्वत श्रेणी से बना है, जिसमें सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है? द हिमालयाज आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेस ऑफ विच द ओल्डेस्ट रेंज इज शिवालिक रेंज, लेसर हिमालयाज, ग्रेट हिमालय रेंज, धौलाधर रेंज। दिए गए ऑप्शंस में से ग्रेट हिमालयन रेंज, जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है, वो सबसे पुरानी और सबसे ऊंची उत्तरी पर्वत श्रेणी है, ग्रेट हिमालयन रेंज। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक यहाँ पर स्थित है। इसके दक्षिण में लेसर हिमालयाज हैं, जिसकी सबसे लेटेस्ट रेंज शिवालिक रेंज है और धौलाधर रेंज भी लेसर हिमालयाज का ही पार्ट है। नेक्स्ट, अमरनायक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, ये व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार थी। द सिस्टम वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। सेकेंड, अमरनायकों को ऐसे क्षेत्र दिए जाते थे जहां से वे कर तथा अन्य देय राशि वसूल करते थे। द अमरनायक्स वर गिवन टेरिटरीज फ्रॉम वेयर दे कलेक्टेड टैक्सेस एंड अदर ड्यूज। थर्ड, राजा नायकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करके उन पर अपना नियंत्रण बनाए रखते थे। The kings exerted their control over the Nayakas by transferring them from one place to another. यहाँ पर हमको करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। अमरनायक व्यवस्था विजयनगर का पॉलिटिकल इनोवेशन था। जिस तरह से दिल्ली सल्तनत में इक्ता सिस्टम था या फिर मुगल का मनसबदारी सिस्टम था, ये उसी से मिलता जुलता है और ये सिस्टम हमको विजयनगर एम्पायर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली भारत, मॉस्को रशिया, बीजिंग चाइना, रियो डी जेनेरियो ब्राजील। 17th ब्रिक्स समिट 2025 का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया। राइट आंसर डी, रियो डी जेनेरियो ब्राजील। इसकी थीम थी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। 2026 में जो 18th ब्रिक्स समिट होगी उसकी मेजबानी इंडिया करने वाला है। नेक्स्ट, भारत का पहला AI पावर्ड ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, शिमलीपाल टाइगर रिजर्व, पालमू टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। भारत का पहला AI पावर्ड ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर झारखंड के पालमू टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा सी, पालमू टाइगर रिजर्व। इसका ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रोकना, उनके कारणों को पता करना, ताकि वैज्ञानिक यहाँ पर शोध कर सकें और AI और मशीन लर्निंग की सहायता से इसका समाधान विकसित कर सकें। नेक्स्ट, रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि
पास आते हुई ट्रेन की सीटी की ध्वनि की पिच ट्रेन के उसके पास से गुजरने पर बदल जाती है। ये घटना किससे सबसे अच्छी तरह समझाई जा सकती है? A person standing on a railway platform notices that the sound of a approaching train's whistle changes in pitch as the train passes by. This phenomenon is best explained by ध्वनि का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का विवर्तन डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, डॉपलर प्रभाव डॉपलर इफेक्ट, अनुनाद। ये फिनोमेना डॉपलर इफेक्ट समझा सकता है। इसका राइट आंसर है सी, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट बेसिकली ये होता है कि जब भी सोर्स या ऑब्जर्वर दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है और स्पीड से साउंड ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी चेंज लगती है। जब ट्रेन यहाँ पर पास आती है तो साउंड की वेव्स कंप्रेस हो जाती हैं, जिससे उसकी फ्रिक्वेंसी और पिच ज़्यादा सुनाई देती है। और जब ट्रेन दूर जाती है तो साउंड की जो वेव्स हैं वो फैल जाती हैं, जिससे उसकी पिच और फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर है सी, डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट, रूपा बायोर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, जूडो, कराटे। रूपा बायोर वर्ल्ड ताइक्वांडो रैंकिंग में 6th रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है बी, ताइक्वांडो। रूपा बायोर अरुणाचल प्रदेश से आती हैं। वो वर्तमान में पॉम्से कैटेगरी में एशिया नंबर 1 भी हैं। 2026 में उनको बेस्ट ताइक्वांडो पॉम्से प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। नेक्स्ट, दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन। स्वीडन ऑफिशियली दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। राइट आंसर डी, स्वीडन। स्वीडन देश में लगभग सभी फाइनेंशियल लेन देन मोबाइल पेमेंट ऐप, क्रेडिट डेबिट कार्ड, कॉन्टैक्टलेस डिजिटल भुगतान के माध्यम से ही किया जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर है डी, स्वीडन। नेक्स्ट, सत्यराम रियांग को होजागिरी नृत्य को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, असम। सत्यराम रियांग त्रिपुरा के प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, त्रिपुरा। इनको होजागिरी के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। होजागिरी त्रिपुरा का ब्रू जनजाति द्वारा किए जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमने 15th मॉक टेस्ट को खत्म कर लिया है। अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले के मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं उनको वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। मिलेंगे फ्रेंड्स कल एक बार फिर 16th मॉक टेस्ट के साथ। जब तक के लिए सबको टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।